आज की क्लास की शुरुआत कर रहे हैं। जिस भी भाई की कोई भी अच्छी शेयरिंग है, आप अपनी शेयरिंग अगर ग्रुप में शेयर करते हैं, किसी भी दोस्त का फायदा होता है, उससे जरूर शेयर करें। दोस्तों, एफबीआरटी एक बहुत बढ़िया काम कर रही है। अलग अलग शहरों से जो भी बेस्ट स्पीकर हैं, बेस्ट अचीवर हैं, उनको आपके सामने लेके आती है। आज के स्पीकर बहुत, बोलूंगा, धाकड़ स्पीकर हैं। और कैसे काम करते हैं वो, जितना लोग बीमा एक साल में नहीं करते, वो मंथली में उठाते हैं। दोस्तों, उससे पहले मैं चाहूंगा जिस भी भाई की अच्छी शेयरिंग है, अपना डिजिटल हैंड रेज करें। राजेश भाई, किसका भी डिजिटल रेज? नहीं है किसी को भी। आज सरिता मैम हमारे साथ है, हम चाहेंगे सरिता मैम अपना कुछ शेयरिंग करें। बीआईटीवी पे होके आई हैं। अपने आप को अनम्यूट करो मैम। जी मैम। नमस्कार। नमस्कार जी। नमस्ते नमस्ते मैम, नमस्ते। ग्रेट, बहुत अच्छा नमस्कार लगता है। सरिता मैडम, नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार। आज तो आपने जिन स्पीकर को बुलाया है ना, आप मंत्र मुग्ध हो जाओगे। मैं तो बहुत बड़ी फैन हूँ उनकी। और आप तो उनके साथ थे ना बीआईटीवी पे? हाँ जी, मैं जी पिछले अपने उन्होंने ही, मैं उन्हीं के ही बारे में बोलती हूँ। थोड़ा जी और क्यूरियोसिटी होगी, बिकॉज उनको मैं पिछले 7-8 सालों से जानती हूँ। जी और ऑल इंडिया एस में हम लोग मिले थे अमृतसर में। तब ऑल इंडिया एज का मैंने भी किया था। आई थिंक इट इज इन 2016। जी तो उस समय पर शैलेश जी आए थे। और इनकी मतलब बहुत सारी क्वालिटीज है इनके अंदर। एक तो कितना बड़ा काम करते हैं, देखेंगे तो किसी को लगता ही नहीं, इतने सहज भाव, इतना सरल इनका स्वभाव है। एंड ही इज ऑलवेज रेडी टू गिव। हमेशा वो, जैसा हमारा एफपीआरटी का उद्देश्य है ना, ये बिल्कुल परफेक्ट है, बिल्कुल फिट बैठते हैं वहां पर। हमेशा नए एडवाइजर से बात करते हैं और उनको कॉन्फिडेंस देते हैं कि आप भी ऐसा कर सकते हैं, बहुत बढ़िया आप भी मैम। इतना बड़ा अचीव कर सकते हैं। बहुत ही स्पिरिचुअल माइंड है। और उनसे ही मुझे मोटिवेशन मिला था। और उन्होंने काफी सारे कुछ ऐसे पॉइंट्स बताए थे, कुछ ऐसी चीजें बताई थी कि एक तरीके से होता ना, हम सामने वाले के माइंड को पढ़ सके। मतलब इस तरह से भी उन्होंने कुछ चीजें शेयर करी थी, बताई थी। हो सकता है आज वो सब बातें अपना बताएंगे यहाँ पर। जी, तो बहुत बढ़िया, आप बहुत अपनी कोई अच्छी शेयरिंग कर सकते हैं, कोई भी एक्सपीरियंस। हाँ। आप अपना भी एक्सपीरियंस शेयर करें। मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। अभी वैसे खैर मैं अतुल जी के साथ ही थी, बीआईटीवी का जो फंक्शन था वहां पे हम गए। और वहां पर क्या हुआ, अचानक से इन लोगों ने ऐसा वाइल्ड कार्ड एंट्री मुझे बुलाया। एचएनआई, सुपर एचएनआई और एनआरआई के बारे में बात करने के लिए। तो ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि हम लोग ना, हमेशा क्या होता है, हम दूर 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 भागते हैं। और जबकि हर एरिया के अंदर, हर जगह, कहीं ना कहीं हम एचएनआई, आज दिल्ली में हम रहते हैं, दिल्ली या सराउंडिंग्स, गुड़गांव, नोएडा, जो ये सारी सिटीज है, यहाँ पर भरे पड़े हैं एचएनआई, एनआरआई। और ये सिर्फ हमें हमें विजिलेंट रहना होता है। मैं एक भी बात ये भी कहना चाहूंगी कि जो हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स है ना, वहां पर भी तो देखो ना, उनके बच्चे भी कितना अच्छा कुछ कर रहे होते हैं। तो हमें अपने एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स के ऊपर भी ध्यान रखना होता है। और मैंने ऐसा करा। अभी पीछे मेरे ही कोई क्लाइंट थे, और उनके बच्चे कनाडा में, मतलब वो सेटल हुए और फिर वो वापस आए थे यहाँ पर। तो मैंने अराउंड 13 लाख के 2 प्रीमियम्स वहां से हुए। 26 लाख के करीब का प्रीमियम मेरा अभी एमडीआरटी हो चुका है। और अदर एक्चुअली मेरे पास 3 एजेंसीज हैं। तो देखा जाए तो ये मार्च तक 3 एजेंसीज को मिला के सीओटी हो चुका है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत तो ग्रेट। उनको अप्रोच करना, वो ये लर्निंग लर्निंग एटीट्यूड जब तक हमारा होगा डेली। मतलब मैं चाहे बेशक से एफपीआरटी में फिजिकली नहीं आ पाती थी, बिकॉज बड़े जने थे, अब मैं आऊंगी। लेकिन मैं इसकी जो जितनी भी आपके सेशंस होते हैं, उनको मैं यूट्यूब पे रेगुलर डेली, मैं एफपीआरटी के सेशंस हो या अदर स्पीकर्स के, बीआईटीवी में भी कितने ऐसे स्पीकर्स हैं, उनको सुनती जाऊँ। और बहुत बढ़िया, इंस्पायर बहुत बढ़िया, होकर तभी हम लोग काम अच्छा कर पा रहे हैं। बहुत बढ़िया। और कोई, और कोई बोलना चाहते हैं? नहीं तो फिर हम आज के स्पीकर को आमंत्रित करने के लिए अतुल जैन भाई से रिक्वेस्ट करेंगे कि आज के स्पीकर को इंट्रोड्यूस करें और उनको आमंत्रित करें। अतुल भाई, वेलकम।
नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद सुनील भाई। और मैं आज के स्पीकर को आमंत्रित करने से पहले मैं थोड़ा सा मेरी शेयरिंग है वो भी मैं करना चाहूंगा। हमारा एफपीआरटी का जो एक क्वार्टरली सेमिनार होना है वो काफी दिनों से पेंडिंग था और हम लोग उसके ऊपर काम कर रहे थे कि भाई कैसे हम उस प्रोसेस को आगे करें, क्योंकि वो बेसिकली डिले चल रहा था। क्यों पहले हमने सोचा कि मार्च क्लोजिंग की बात करेंगे, फिर क्लोजिंग करते करते बहुत लंबा टाइम निकल गया इस बार की क्लोजिंग में। तो उसी श्रृंखला के अंदर कल हमें एक अपॉर्चुनिटी मिली। सुनील भाई मेरे साथ थे, राजेश राठौर सर मेरे साथ थे, हमारे प्रधान श्री राजेश चेतन जी, हम लोग सारे बिमटेक गए। और कल एक इतना सौभाग्यशाली दिन था कि हमें जो बिमटेक के जो डायरेक्टर हैं चतुर्वेदी सर, उनसे मिलने का मौका मिला और उन्होंने अपने केबिन में हमें सब लोगों को आमंत्रित किया और फिर चाय नाश्ता वगैरह कराया वहां पे। उसके बाद लंच हमने उनकी फैकल्टी के साथ किया। तो हमारा जो मोटिव था कि इस बार हम कुछ ऐसा करना चाह रहे थे कि हम बिमटेक के साथ मिलकर के कुछ एक ऐसा सेमिनार करना चाह रहे थे कि जिसमें बिमटेक के कुछ स्टूडेंट्स भी बैठ सकें, या और हमारे पास कुछ ज्यादा क्वांटिटी में हम लोगों को, क्योंकि लोगों की रिक्वायरमेंट्स रहती है कि सर आना है, बट वो कहीं ना कहीं वो अमाउंट बड़े हो जाते हैं या लोग उतना पैसा देना नहीं चाहते कि भाई 5 स्टार होटल के अंदर जो कॉस्टिंग हमारी पड़ती है, तो उस वजह से वो लोग नहीं आ पाते। इस बार ये एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी मिली है कि कल हमें बिमटेक की मैनेजमेंट से एक अप्रूवल मिला है कि हम 10 जून को अपना क्वार्टरली सेमिनार हम बिमटेक के कॉम्प्लेक्स में ही कर रहे हैं। और उनका एक 200 प्लस का एक ऑडिटोरियम है, वो उन्होंने हमें कल दिखाया और बहुत ही जबरदस्त, बहुत ही शानदार वो ऑडिटोरियम है जहाँ पे हम अपना सेमिनार करने वाले हैं। और दो फैकल्टी हमें उन्होंने 2 स्पीकर्स बिमटेक ने हमें प्रोवाइड कर दिए हैं कि भाई 2 स्पीकर्स वहां से मिल जाएंगे। 2 स्पीकर हम लोग अरेंज करेंगे और हम चाहेंगे कि इस बार जो 10 जून का सेशन हो वो इतना मार्वलेस हो, इतना माइंड ब्लोइंग हो, क्योंकि मार्च 2023 के बाद इनकम टैक्स की रूलिंग के हिसाब से बहुत मेजर चेंजेस आए हैं, क्योंकि जिन लोगों ने 31 मार्च को इनकैश किया वो बहुत अच्छे से इनकैश किया। और उसके बाद अब जो टाइम है 31 मार्च के बाद भी हम कैसे बड़ी टिकट्स पे काम कर सकते हैं, हम क्या काम ऐसा करें कि कैसे हम अपने क्लाइंट्स को कन्विंस करें कि वो उसको बड़े प्रीमियम देने में तकलीफ ना रहे। तो उसके बारे में हम एक स्ट्रैटेजी तैयार करवा करके किसी इनकम टैक्स के ऐसे एक्सपर्ट को लेके आएंगे जो उस बारे में विषय में बात करेंगे। तो हमारा कल जो हमें बड़ा सुकून मिला कि हमें बिमटेक ने इस बात का अप्रूवल दिया कि आप हमारे यहाँ सेमिनार कर सकते हैं, अपना क्वार्टरली सेमिनार हमारे साथ मिलकर के कर सकते हैं। तो ये एक बड़ी मैं इसको एफपीआरटी की अचीवमेंट मानता हूँ, क्योंकि एफपीआरटी एक छोटी संस्था है और बिमटेक आज के दिन बहुत बड़ी संस्था है, ठीक है। उसके बावजूद भी दे आर सो काइंड। और ये सारा कुछ मैं आप लोगों को फिर एक बार दोबारा से याद कराना चाहता हूँ कि ये सब कुछ जो बड़े से बड़ा काम हो जाता है, ये सिर्फ और एक ही इंसान है जो हमारे प्रधान श्री राजेश चेतन जी है, उनके रेफरेंसेस से मिलता है। उनका इतना बड़ा रुतबा है कि कल हम चतुर्वेदी सर के साथ बैठे थे तो उन्होंने यही बोला कि मैं चेतन जी को तो किसी चीज के लिए मना कर ही नहीं सकता। मतलब आप समझिए कि हम कितने बड़े इंसान से मिल जाते हैं और सिर्फ इतनी सहजता से मिल जाते हैं, क्योंकि हमारे पास हमारे जो प्रधान है श्री राजेश चेतन जी है। ये मैं सब लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप इस 10 जून की डेट को ब्लॉक कर लीजिए, और जो दिल्ली है, दिल्ली से और जो दिल्ली के बाहर से भी आएंगे तो हम कुछ लोगों के लिए बात कर लेंगे, बिमटेक फैकल्टी उनसे बात कर लेंगे कि उनको एक दिन का स्टे का अरेंजमेंट बहुत ही कंसेशनल रेट्स में कुछ कराने की कोशिश करेंगे। बट अपना यदि जो लोग इंटरेस्टेड होंगे तो वो अलग से राजेश राठौर या मेरे से बात कर लेंगे, फिर हम उनके लिए कुछ ना कुछ अरेंजमेंट्स करेंगे जो कि बिमटेक के कैंपस में ही अरेंजमेंट हो जाएगा रहने का। लेकिन वो सिर्फ उन लोगों का होगा जो दिल्ली एनसीआर से बाहर के होंगे। मतलब ये दिल्ली एनसीआर के लोग ये मत सोचे कि भाई वो तो 30 किलोमीटर या 40 किलोमीटर है तो उन लोगों को भी रात को स्टे मिले, क्योंकि उनके पास स्टे का जो प्रोविजन है वो थोड़ा सा है। हम चाहेंगे जो दिल्ली से बाहर के लोग आना चाहें या एफपीआरटी जिनको नहीं मालूम, वो लोग जरूर जुड़े, एक बार समझे कि हम एफपीआरटी में कर क्या रहे हैं। तो ये एक शेयरिंग थी। उसके बाद एक अतुल भाई इसमें वो भी बता दें, हम इसमें जो भी लोग पार्टिसिपेट करेंगे उससे पार्टिसिपेशन का एक सर्टिफिकेट भी मिलेगा बिमटेक से। हाँ, कल हमारी बिमटेक फैकल्टी से जब बात हुई, डीन सर हमारे साथ थे और पांडे सर हमारे साथ थे, तो उन्होंने ये कहा है कि हम आपको अटेंडेंस सर्टिफिकेट भी बिमटेक और एफपीआरटी का ज्वाइंट मिलेगा, ठीक है। वो भी एक सर्टिफिकेशन मिलेगा क्योंकि ये उन्होंने अप्रूवल दिया है हमारे को इस बात का। अब हम ज्यादा टाइम ना लेते हुए, बिकॉज आज की जो स्पीकर है वो इतने डायनेमिक स्पीकर हैं, मैं बहुत ज्यादा टाइम ना लेते हुए मैं क्योंकि यदि शैलेश भाई जो आज के स्पीकर है, मैं उनके बारे में यदि इंट्रोडक्शन दूंगा ना तो मैं वो छोटी सी इंट्रोडक्शन दे पाऊंगा, क्योंकि वो एक हस्ती बहुत बड़ी है।
तो मैं ये चाहता हूं कि उनकी इंट्रोडक्शन हम उनसे ही लें। हम शैलेश भाई को पहले, तो सबसे पहले जैसी हमारी एफपीआरटी की परंपरा है उसके हिसाब से हम सब लोग चैट बॉक्स को इतना फुल कर दें कि उन्हें भी लगे कि वो किसी मंच पे आए हैं, उन्हें भी पता लगे कि एफपीआरटी क्या चीज है। तो मैं चाहता हूं कि पहले तो सब लोग शैलेश भाई का इस चैट बॉक्स में वेलकम करें, और उसके बाद मैं चाहूंगा कि शैलेश भाई आप अपने बारे में बताइए, कैसे आपकी जर्नी शुरू हुई और कैसे आज कितने सालों से आप ये कार्य कर रहे हैं, और आज आप जो आपकी अचीवमेंट्स है वो हम उसके बारे में अलग से धीरे से बात करेंगे। लेकिन अभी हम आपको सेल्फ इंट्रोडक्शन के लिए मैं आपको आमंत्रित करता हूँ। आपका एफपीआरटी परिवार में, आपका एफपीआरटी के इस मंच पे बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत। वेलकम 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 सर, वेलकम। देखो, सबसे जुड़ना तो भाग्य की बात है, लेकिन अतुल जी से जुड़ना सौभाग्य की बात है। आज वो जो काम कर रहे हैं वो जबरदस्त काम कर रहे हैं, है ना। तो सबको मेरा नमस्कार, और अतुल जी को दिल की गहराइयों से नमस्कार। बिकॉज आज जो उन्होंने मुझे मौका दिया है वो अतुल जी ने आपके सामने शेयरिंग करने का मौका दिया है दोस्तों। तो अभी जैसे मेरी जर्नी जो स्टार्ट हुई ना, तो लास्ट 41 ईयर से हूँ। मैंने 2082 में एजेंसी ली थी, लगभग 2500 फैमिलीज जो है, और 8338 पॉलिसी है, और 475 करोड़ का सम एश्योर्ड हुआ है अभी तक का। और मेरा जो काम है वो स्पेशलाइजिंग हेल्पिंग मैक्सिमाइजिंग देयर सेविंग्स एंड रिटायरमेंट प्लानिंग, और बच्चे लोग को एक वर्ल्ड क्लास एजुकेशन देने की एक प्लानिंग बना रहा हूँ। मैंने एजेंसी स्टार्ट की थी 1982 में, ब्रांच 925 से, डिवीजन 4 से। मेरे डेवलपमेंट ऑफिसर है निमेश मेहता, वो आज इंडिया में नंबर 1 है। तो मैंने जो डीएम, जेडएम, सीएम जो क्लब है वो मैंने 1982 से 1998 तक हासिल की थी, और 98 के बाद मैंने 23 टाइम एमडीआरटी किया था, लगभग 2016 तक। 2016 के बाद मैं लगातार समझो कि 7 टाइम टीओटी किया हुआ है, और अभी मैंने जो किया है वो मेरा सीओटी कंप्लीट हो गया है जनवरी टू अप्रैल 2000 में। तो जैसे जो थोड़ा एक हाई पॉइंट दे देता हूँ कि जैसे जनवरी 2016-17 में मैंने एक 32 करोड़ की पॉलिसी बेची थी जिसका प्रीमियम 25 लाख था। एक 17 करोड़ की 2 पॉलिसी बेची थी जिसका प्रीमियम 12 लाख था। फिर मई 2017 में मैंने एक 21.70 करोड़ की पॉलिसी बेची जिसका मंथली प्रीमियम 15,51,000 था। फिर अगस्त 2019 में मैंने 11 करोड़ 68 की पॉलिसी बेची थी जिसका हाफ ईयरली प्रीमियम 55 लाख था। फिर जनवरी 20 में मैंने एक 38 करोड़ की पॉलिसी बेची जिसका प्रीमियम मंथली 29 लाख था। अभी अक्टूबर 21 में मैंने एक 9.99 करोड़ की पॉलिसी ली और एक 5 करोड़ की पॉलिसी बेची जिसका मंथली प्रीमियम 770 और 3,50,000 था। नवंबर 21 में एक पॉलिसी बेची जो 15 करोड़ 30 लाख की थी जिसका प्रीमियम 10,66,000 मंथली था। और अभी जुलाई 22 में एक 25 करोड़ की ली जिसका प्रीमियम 19,62,000 मंथली था। अभी सितंबर 2022 में एक पॉलिसी बेची 5 करोड़ 31 लाख थी जिसका प्रीमियम 4.13 लाख पर मंथ था। और अभी फरवरी 23 में एक पॉलिसी बेची 12 करोड़ 30 लाख की जिसका प्रीमियम 8.16 लाख पर मंथ था। तो ये मेरा छोटा सा एक वो था कि जो काम कर जो अभी तक जो बिजनेस किया वो था। तो अभी आज का टॉपिक एक्चुअली जैसे अतुल जी ने बोला स्पीकर, एक्चुअली मैं कोई स्पीकर नहीं हूँ, मेरी ऐसी कोई सिस्टम स्पीकर की तरह बोलने की नहीं होगी, तो आपको थोड़ा बेयर करना होगा। दूसरा समझो कि आज का टॉपिक दिया कि व्हाई बिग सेल। तो अभी आपने खाली मैंने जो बोला ना वो सुना तो भी अपने को कितना अच्छा लगा। तो बिग इज अ ब्यूटीफुल और बिग इज इकोनॉमिकल। अच्छा, बिग सेल्स एनहेंस आवर प्रेस्टीज, अपनी प्रेस्टीज को बहुत ऊपर ले जाता है। बिग सेल एनहेंस आवर कॉन्फिडेंस। अच्छा, मैं पहले बात भी नहीं कर पाता था, अभी वो कॉन्फिडेंस लेवल मेरा अप हो गया। बिग सेल मेक अस प्रोफेशनल। अच्छा, बिग सेल प्रोड्यूस बिग इनकम। आज समझो कि इतना बड़ा ये इनकम क्रिएट करता है तो मेरा कोई भी ड्रीम भी कंप्लीट हो जाता है। लेकिन अब ये बिग चीज जो है करनी है तो उसको 4 इंग्रेडिएंट्स ऐसा है तो जिसकी वजह से अपनी बड़ी पॉलिसी बिकती है और बड़ा धंधा होता है जो भी है। तो वो 4 पॉइंट ऐसे है, एक मोटिवेशन है, एक बिलीफ है, एक रिसोर्सेस है, एक स्ट्रेटेजी और गोल है। अब ये चारों पॉइंट के लिए मैं हर एक पॉइंट के लिए थोड़ा थोड़ा आपको शेयर करूंगा ताकि वो चीज अगर, क्योंकि आज मुझे कुछ भी समझो कि आज मुझे बहुत बड़ा ट्रैवल करना है, यहाँ से 1000 किलोमीटर जाना है, तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, अपनी कार को सर्विसिंग कराऊंगा, ये कराऊंगा, मैं सारी चीजें जान लूंगा किस टाइप के। तो इसी तरह से
अगर मुझे बहुत बड़ा बिजनेस करना है, ये करना है, तो अपने को ये 4 चीजें इफेक्ट करेगी। तो मोटिवेशन है, बिलीफ है, रिसोर्सेस है, स्ट्रेटजी है और ड्रीम्स है। तो देखो दोस्तों, आप जो है ना, आप ही वो गीता है जो आपके बच्चे आपको अनुकरण करते हैं, और आप ही वो कुरान है जो आपके बच्चे आपको पढ़ते हैं। और आप अपने बच्चे से पहले इसलिए आए हैं कि हम अपने बच्चे के लिए मिसाल बने या उनके लिए चेतावनी बने। तो ये अपने हाथ में की बात है ना कि अपने बच्चों के लिए मैं उदाहरण बनूं या रोल मॉडल बनूं। तो दोस्तों मैं बोल रहा हूँ कि भाई हम ही गीता है, फिर हम ही बाइबल है, हम ही कुरान है और हम ही ग्रंथ है। चॉइस अपना है कि सर अपने को क्या बनने का है। तो आपके बिजनेस के 5% लोग, 5% लोग क्या करते हैं ना, उसका ही अपने को चिंता करना है। जो 90% क्या करते हैं ना, उसके ऊपर ध्यान भी नहीं देना है। अच्छा, आज का जो टॉपिक है बिग सेल, तो क्यों, तो मैं आपको बताता हूँ। अभी यूनिकॉर्न हब करके एक हब चल रहा है, समझो कि वो यूनिकॉर्न जो क्लब जो रहती है ना हब, उसमें कौन इंडिविजुअल आता है कि जिसकी इनकम 7,600 करोड़ से है ना, वो इस क्लब में आते हैं। तो अभी आप बिलीव करोगे, इंडिया में पहले बहुत कम थे, लेकिन अभी इंडिया में 250 यूनिकॉर्न्स हो जाएंगे 2025 तक। तो अपना इंडिया जो है ना, वो 3rd लार्जेस्ट यूनिकॉर्न हब बन जाएगा इन द वर्ल्ड। तो एक बिग पॉलिसी कहाँ पे अपने को आएगी, यहाँ से ही आएगी। तो बिग पॉलिसी से क्या होगा, जब जेब में अपने मनी होता है तो कुंडली में शनि होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये मेरी स्टोरी है, बस तुम सक्सेस हो जाए इतना देखो। जैसे अपन सक्सेस में पहुंचते हैं, जो लोग नहीं पहचानते हैं ना, वो भी अपने को पहचानने लगते हैं। ये मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है एक्चुअली। तो इसके लिए मुझे क्या करना है, ये सेकंड पॉइंट है बिलीव। तो मुझे अपने प्रोफेशन में बिलीव करना है, अपने आप में बिलीव करना है, अपनी कंपनी में बिलीव करना है, अपने प्रोडक्ट में बिलीव करना है, अपने क्लाइंट में बिलीव करना है और अपने स्टाफ में बिलीव करना है। जैसे मैं कोई सेल्स करने के जाता हूँ, उससे पहले मेरा थॉट, समझो कि लाइफ इंश्योरेंस कंपनी के लिए क्या है, मेरे कस्टमर के लिए मेरा थॉट क्या है, कि वो ऐसा सोचे कि भाई वो नहीं देगा या देगा। क्योंकि बहुत सारे अपने माइंड में थॉट्स चलते रहते हैं, वही थॉट को लेके मैं जाता हूँ ना, तो उस हिसाब से ही मुझे पाना है। तो अपना माइंड जो है ना, वो क्या करता है, नंबर ऑफ थॉट प्रोड्यूस करता है। तो मैं तो बोलता हूँ माइंड एक फैक्टरी है जो नंबर ऑफ थॉट्स क्रिएट करता है। तो हम रिपीटेड थॉट कौन सा कर रहे हैं, बार बार रिपीट करते हैं ना, वो अपना बिलीफ बन जाता है। तो वॉट एवर आवर माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव, दैट कैन बी अचीव। वो अपने जो स्मार्ट के जो स्पीकर थे मिस्टर नायर करके, वो मैक्सिमम बोला करते हैं। तो ये जो एंट्रेंस के है ना, 5 रास्ते हैं थॉट्स के एंट्रेंस के। एक तो मैं क्या देखता हूँ, एक मैं क्या टेस्ट करता हूँ, मैं क्या सुनता हूँ, मैं क्या देख रहा हूँ, और मैं यूट्यूब से कौन सी बुक्स देख रहा हूँ या यूट्यूब से मैं कौन सी चैनल्स देख रहा हूँ, और मैं क्या सुनता हूँ। ये 5 एंट्रेंस है अपने थॉट को अंदर एंटर करने के लिए। अभी ये जो अप्रूव्ड कौन करता है, मेरे जो थॉट्स है उसको अप्रूव्ड कैसे करता है, मीन्स अच्छे सप्लायर कौन है। तो मेरे अगर अच्छे दोस्त है तो वो थॉट्स को, मीन्स मेरे अच्छे दोस्त रहेंगे तो वो अच्छे थॉट्स देंगे। अच्छा, मैं अच्छी बुक्स पढ़ूंगा तो वो भी एक सप्लायर है अच्छे थॉट्स का। अच्छा, मैं अच्छी चैनल्स देख रहा हूँ, अच्छा मैं स्पिरिचुअलिटी पे कुछ बुक्स पढ़ता हूँ, तो वो सब मेरे एक सप्लायर है थॉट के। तो दोस्तों देखो, पृथ्वी है ना एक स्टेज है, अपने को एक रोल अदा करना है, चाहे मैं एक्टर का रोल करूँ या साइड एक्टर का रोल करूँ। आज आप बिलीव करोगे कि वर्ल्ड की टोटल 800 करोड़ की पॉपुलेशन है। अभी उसमें से मैं अगर एक ही तरह के लोग दिखेंगे ना, अतुल जैन जैसे, तो समझो कि अतुल जी जैसे मुझे 7 लोग मैक्सिमम मिलेंगे। अभी ये 7 लोग को मैं यहाँ पे सामने बैठा दूं ना, और एक क्वेश्चन पूछूं ना, तो 7 लोग का आंसर डिफरेंट रहेगा, 7 का जवाब सेम अतुल जी जैसे ही दिखेंगे। उनके ईयर्स, उनकी आईज, उनका लुक, सारी चीज एक सर की दिखेंगी। लेकिन मेरा एक क्वेश्चन अगर मैं उनको पूछूंगा ना, तो 7 का जवाब अलग अलग रहेगा। तो हम वो परमात्मा की बनावट है कि जो अपन एक सरीखे दिखते हुए भी एक सेम आंसर नहीं दे सकते हैं। तो मीन्स अपना जो पूरा जो बना है, जो आज मैं बोल रहा हूँ, वो मेरे बॉडी के अंदर 700 टाइप्स रिपीट होता है एक वर्ड्स, तभी मैं बाहर मेरा वर्ड्स निकलता है। मैं समझो कि ये देखता हूँ तो 1 सेकंड में 50,000 टाइम्स मेरी आईज एकदम वो कर रही है, क्लिकिंग कर रही है, तभी मैं देख रहा हूँ। तो अपनी जो बनावट है बॉडी की, वो बहुत जबरदस्त है। तो आपने देखा होगा कि एक झाड़ भी है ना, एक ट्री भी है ना, अगर उसको फैलना है ना, जितना फैलना है उतना ऊपर फैलता है, जितना नीचे जाना है रूट्स उसके उतने नीचे जाते हैं। अच्छा, उसको जितना फ्रूट देना है ना, तो वो मैक्सिमम फ्रूट्स देता है। वो ऐसा नहीं बोलता है यार मैं 2 ही मैंगो दूंगा,
ज्यादा नहीं दूंगा, ऐसा नहीं बोलता है। वो जितना हो सके इतना देता है। लेकिन ये पृथ्वी के ऊपर एक ही प्राणी ऐसा है कि जिसको जितना चाहिए इतना वो नहीं प्रोड्यूस करता है। वो हम खुद इंसान ही है दोस्तों, कि अब इतना ज्यादा नहीं प्रोड्यूस करते हैं जितना चाहिए इतना। तो भगवत गीता में एक 18 नंबर के चैप्टर है, लास्ट चैप्टर, तो उसमें एक 68 नंबर का श्लोक है कि यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्री विजयो भूति ध्रुवा नीति मति ममः। अब ये श्लोक का तात्पर्य ये है कि जहाँ पे भगवान कृष्ण, भगवान योगेश्वर है, वहां पे धनुर्धर अर्जुन भी है। अभी ये दोनों जहाँ पे है ना, तो वहां पे एकदम समझो कि आपको अलौकिक शक्ति है, आपका विजय है, आपकी दुनिया की सारी शक्तियां है वहां पे प्राप्त हो सकती है। राइट, इस श्लोक का तात्पर्य यही है। अभी मैं बताता हूँ कि योगेश्वर मीन्स आप क्या समझोगे। योगेश्वर मीन्स योग। अभी योग मीन्स क्या कि मन, कर्म और वचन। अगर मन, कर्म और वचन ये तीनों एक ही साइड होते हैं, कि जैसे समझो कि मेरे मन में है वही मैं बोल रहा हूँ और वही मैं कर रहा हूँ, तो भगवान कृष्ण और धनुर्धर अर्जुन दोनों साथ में हो गए, तो अपना विजय नक्की है। तो ये चीज है कि लोग कभी कभी बोलते हैं, बहुत लोग बोलते हैं कि भाई तू है ना, समझो कि एक भगवान को मान ले और थोड़ा धीरज रख, तेरा काम हो जाएगा। लेकिन मैं बोलता हूँ ना, वैसी धीरज अपने धंधे में रखनी है। जैसे आप एक भगवान को मानते हैं और समझो कि 10 साल से वो भगवान के मंदिर में जाते हैं, फिर बाद में कोई इंसान आके बोलता है यार देख तेरा तो 10 साल से जा रहा है, कुछ काम तेरा बना नहीं, तो भगवान जैसा कोई है ही नहीं, तू ऐसा वो मत कर। तो ऐसा किसी ने बोला तो आप भगवान के प्रति कभी नेगेटिव हो जाएंगे? नहीं हो जाएंगे, क्योंकि आपका विश्वास जो है ना भगवान की तरफ परमानेंट रहता है। बस दोस्तों, जिस दिन यह वाली आस्था, यह वाला बिलीफ आपकी सिस्टम में, आपके प्रोडक्ट में और आपके क्लाइंट के प्रति हो जाएगा ना, तो मैं दावे के साथ कहता हूं कि भगवान के किसी दरवाजे पे जाके आपकी मुराद पूरी हो या ना हो, लेकिन ये 5 साल या LIC के ऊपर माथा टेक लिया ना, तो आपकी नहीं लेकिन आपके 3 पीढ़ियों की मुराद पूरी होगी 101%। तो अभी मैं बहुत जगह पे जाता हूँ तो बहुत लोग बोलते हैं यार शैलेश भाई आप TOT कर रहे हैं, तो हम लोग की भी बहुत इच्छा है TOT करने की। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, इच्छा और इरादा दोनों में बहुत फर्क है, बरोबर है। अभी लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम आ जाए ना तो इच्छा का सौदा हो जाता है। जैसे मैं बीमार हो गया, ये हो गया, तो मुझे क्या लगेगा, अरे यार जाने दो ना, कल करते हैं। लेकिन अगर मेरा इरादा मजबूत है तो इरादा का कभी भी सौदा नहीं होता है। तो अपने को क्या करना है, इरादा बनाने का है। और ये इरादा बनाने के लिए अपने पास गोल होना बहुत जरूरी है, क्योंकि कोई भी बड़ा काम करने के लिए गोल तो चाहिए ही। तो टाइगर जो रहता है ना, तो उसका गोल एकदम लिखा हुआ रहता है कि भाई वो जब भी शिकार पे निकलता है तो शिकार करके ही निकलता है। वो ऐसा नहीं बोलता है भाई आज शिकार नहीं मिला, बरोबर है। लेकिन जो बकरियां रहता है ना, उनका गोल कभी लिखा हुआ नहीं रहता है, बरोबर है। अभी आप देखना कि बकरियां रोड क्रॉस करती है ना तो बहुत आवाज आएगी, बे 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 करके बहुत आवाज आएगी, बरोबर है। जब टाइगर जब रोड क्रॉस करता है ना तो साला पूरा एरिया सन्नाटा हो जाता है, शांत हो जाता है, कोई सामने आएगा भी नहीं, क्योंकि उसका गोल है ना लिखा हुआ है, सारा साइलेंट। तो जिसका गोल रहता है ना उसको कोई डिस्टर्ब भी नहीं करता है। वो सारे लोग जो है ना बिना गोल वाले है ना, वो सब प्रक्रिया है। इसलिए मेहरबानी करके अपने को गोल एक तो लाइफ में होना बहुत जरूरी है। देखो रास्ते भी है, बरोबर है, जिद्दी भी है, मंजिलें भी है, और अपने हासले भी जिद्दी है। मीन्स तकलीफें भी आएगी, सब कुछ आएगा, लेकिन अपने को हासले जबरदस्त रखना है। तो गोल क्या करता है, एक नॉर्मल पावर से लेके एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पावर क्रिएट करता है। जैसे शिवाजी महाराज ने महाराष्ट्र में सचे, उनकी एज 7 ईयर्स की थी और उन्होंने गोल रखा था स्वराज का, बरोबर। तो गोल क्या करता है, अपने को जगाता है और भगाता है। आपने देखो कि बहुत लोग अमरनाथ चल के जा रहे हैं, बरोबर है। बहुत लोग समझो कि शिरडी जा रहे हैं, बाबा अमरनाथ जा रहे हैं। तो एक दिन में आदमी समझो कितना चल सकता है, ऐसा अपन सोचेंगे ना तो ऐसा लगा अरे यार इतना तो कैसे चल पाएंगे। हाँ, लेकिन मुझे मालूम यार मुझे अमरनाथ जाना है, तो मेरा चलना स्टार्ट हो जाता है, तो मुझे वो थकान ये वो नहीं महसूस होती है। तो गोल ना होने से क्या होता है कि अपन एक बैल की तरह काम करते हैं और लाइफ भी बैल की तरह हो जाती है। लेकिन देखो रेस के घोड़े का गोल रहता है, उसको यहाँ पे बांध के रखते हैं, उसको भागना ही है, तो उसके ऊपर लोग पैसा भी लगाते हैं ना। तो कोई भी चीज वर्ल्ड में 3 टाइम बनती है, एक दिमाग में बनती है, एक पेपर पे बनती है और एक रियलिटी में बनती है। तो अगर अपना गोल लिखा हुआ रहता है पेपर पे तो वो 101% बनती है दोस्तों। अच्छा, दूसरा क्या है कि अगर समझो कि ये मैंने गोल रख लिया, तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि बॉटल में होगा तो ही ग्लास में आएगा ना। तो पोटेंशियल कभी भी मार्केट में नहीं होता है। कोई बोलेगा मार्केट ये हो गया, अभी ये कंडीशंस आ गया,
तो अभी 5 लाख से ज़्यादा नहीं होगा, तो अभी तो मार्केट में कुछ होएगा नहीं। तो मार्केट में पोटेंशियल है, पोटेंशियल किस में है? अपने दिमाग में है। तो सक्सेसफुल पीपल्स आर ओनली ऑर्डिनरी पीपल। मैं भी आपकी तरह के ऑर्डिनरी हूँ, लेकिन वो क्या है, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी डिटर्मिनेशंस रहता है उनका एक्चुअली। तो वो कैसा रहता है कि जैसे बारिश आ रही है, बरोबर है, अभी बारिश आ रही है तो मैं एक चम्मच लेके खड़ा हूँ, तो वो पानी कितना आएगा? चम्मच जितना ही पानी मिलेगा। अगर मैं बाल्टी लेके खड़ा हूँ तो बाल्टी भरेगा तब तक पानी, लेकिन अगर मैं तालाब बनाता हूँ मेरा तालाब भी तो भर जाएगा ना। लेकिन जो चमची लेके खड़ा है, चम्मच लेके जो खड़ा है, उसको चम्मच जितना ही पानी मिलेगा। तो आई थिंक लाइफ में आपको जो करना है ना, जो चाहते हैं ना, वो कीजिए आप ऐसा। तो और उसको है ना सेकंड ऑप्शन मत दीजिए। अगर सेकंड ऑप्शन आता है ना तो तकलीफ ही आ जाती है। अगर आज मैं सक्सेस हूँ तो मैंने सेकंड ऑप्शन दिया ही नहीं है LIC के अलावा, तो एक सेकंड ऑप्शन नहीं देना है। दूसरा क्या, अपन 3 P के ऊपर काम करते हैं, हमेशा बिजनेस करते हैं। तो एक है प्रॉफिट, एक है प्लेजर्स और एक है पावर। तो अभी देखो, आप प्रॉफिट के लिए काम करोगे ना, और समझो बहुत मेहनत और मजदूरी करोगे, तो आपको पावर और प्लेजर नहीं मिलेगा, खाली प्रॉफिट ही मिलेगा। अच्छा, आप पावर के लिए काम करोगे तो आपको पावर ही मिलेगा, लेकिन प्रॉफिट एंड प्लेजर नहीं मिलेगा। लेकिन देखना, आप प्लेजर के लिए काम करोगे ना तो क्या होएगा, आपको प्रॉफिट भी मिलेगा और पावर भी मिलेगा। तो अपने धंधे में क्या है कि थोड़ा एक हैप्पीनेस होना बहुत जरूरी है, बराबर है। और दूसरा, आज समझो कि मुझे सेल करना है, ये करना है और हैप्पीनेस रहना है, अपना एक ब्रांड क्रिएट करना है एक्चुअली। तो जैसे अपना एक ब्रांड क्रिएट होता है ना, तो ही काम होता है। तो अभी ये ब्रांड कैसा है, जैसे कस्टमर का जो दिमाग है ना, वो गन्ने के खेत की तरह रहता है। उसके दिमाग में बहुत सारे प्रोडक्ट रहते हैं, बहुत सारी कंपनियां रहती है, वो सब रहता है। तो मैं ऐसा बोलता हूँ कि कस्टमर का दिमाग जो है ना, गन्ने के खेत की तरह रहता है। उसमें हजारों गन्ने होते हैं, ठीक है, लेकिन एक जैसे सांड आता है और पूरा गन्ने का खेत को चीर के निकल जाता है और साला बैठ जाता है, तो पूरा गन्ने का खेत अलग। तो अपनी पोजीशन, जैसे अपनी ब्रांड वैल्यू एक सांड की तरह बनानी है, ताकि समझो कि अपने घुसते बाकी के समझो जितने भी थॉट्स है कस्टमर के, वो खत्म हो जाता है। पूरा उसका जो दिमाग और वो सब चीज है ना, वो अपने पे आता है। तो कैसे आएगा, तो अपने को 100% फिजिकली क्लाइंट को देना है, 100% इंटेलेक्चुअली देना है, 100% इमोशनली ज्वाइंट होना है, और 100% स्पिरिचुअलिटी के साथ रहना है उनके साथ, क्लाइंट के साथ। तो अपने को क्या करना है कि अपने को भ्रमण नहीं करना है, अपने को क्या करना है, यात्रा बनाने का है उसका। और उसके लिए टाइम जबरदस्त है। अगर समझो कि आप कैजुअल मिलते हैं ना कोई भी क्लाइंट को, तो आपका टाइम गया, समझो वेस्ट होगा, वो ध्यान भी नहीं देगा। चलो भाई यहाँ पे गया था मैं, आ गया, चलो आपको मिल लूँ, तो आपका समझो कि टाइम वेस्ट है। लेकिन आप अगर सीरियसली टाइम देते हैं ना, तो टाइम विल रिस्पेक्ट और प्रोड्यूस रिजल्ट। टाइम आपको थोड़ा एक रिजल्ट दिखाएगा। लेकिन ये तीसरी बात है, अगर मैं टाइम को जबरदस्त रिस्पेक्ट देता हूँ, और रिस्पेक्ट के साथ मैं टाइम अगर क्लाइंट के साथ देता हूँ, तो मेरा गोल भी अचीव आएगा और गोल भी मेरा प्राप्त हो जाएगा। तो एक 10,000 आवर्स रूल्स करके एक चीज है, मैं कहाँ पे सुना था, जैसे सचिन जो है ना, वो क्रिकेट के भगवान है। तो साले हम कौन से फील्ड के भगवान है? तो सचिन क्रिकेट के भगवान क्यों है? क्योंकि उन्होंने 10,000 आवर्स अपनी क्रिकेट में, अपनी जो प्रैक्टिस है उसमें निकाले थे। अगर दोस्तों हम भी अगर 10,000 आवर्स निकालेंगे, 10,000 आवर्स बोले तो 3 इयर्स, अगर 3 साल अगर मैं एक ही चीज में निकालता हूँ ना, बार बार वही चीज में, तो हमेशा हमेशा मुझे सफलता मिलनी ही है, बराबर है। तो 10 साल में ऐसा बिजनेस करने का है ना, तो सालों तक जीना है। अपने को समझे कि 100 साल की जिंदगी में 100 साल तक काम करना जरूरी नहीं है। तो मैं जैसे रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टमेंट, पहले अपने को कैलकुलेशन करना है कि भाई पूरी साल का अपना इनकम क्या होता है, बरोबर है। तो मैं इसको बोलता हूँ रोटी के ऊपर काम करना है, रिटर्न ऑन टाइम इन्वेस्टमेंट। तो अपने पास टोटल 365 में 300 दिन जो है ना, वो वर्किंग डेज है। और आप समझो कि 10 घंटा भी पर आवर्स काम करते हैं, तो टोटल आवर्स कितना हो गया, 3000 आवर्स। मैं इंक्लूडिंग पकड़ता हूँ सब चीज, समझो प्रिपरेशन है, उसको हम बोलते हैं कि फ्री डे, फोकस डे एंड बफर्स डे, ये सारी चीजें करते हैं। अगर समझो कि मैं सालाना 1 करोड़ रुपया कमाता हूँ, तो 1 करोड़ डिवाइडेड बाय मैं 3000 करूंगा, तो पर आवर मेरी इनकम कितनी हो जाएगी, 3333। अभी मैं क्यों बोल रहा हूँ कि कोई भी काम अगर आप समझो करते हैं, तो वो 3333 रुपये से कम है ना, तो वो काम आपको डेलीगेट करना है, दूसरे को देना है।
आपको उसके ऊपर ही फोकस करना है कि जैसे जिसकी जो काम में आपको 3,000 रुपये से ज्यादा मिलने वाला है, तो क्या हो जाएगा कि आपका एकदम कैलकुलेशंस के हिसाब से आप आगे ही आगे एक बड़ा बड़ा सेगमेंट में निकलते जाओगे। तो अभी अपने को वो जानना है कि हम कौन से लेवल में हैं। तो 6 टाइप के लेवल रहते हैं, हर एक इंसान के 6 टाइप के लेवल रहते हैं। तो अपने को जानना है कि मैं कौन से लेवल में हूँ, तो अगर वो लेवल से मुझे अपडेट होना है या क्या करना है। तो लेवल नंबर 1 होता है, पहला लेवल ऐसा होता है। तो पहले लेवल में जो लोग रहते हैं ना, वो मोटिवेटेड नहीं रहते हैं, वो लेजी रहते हैं। उनको ऐसा लगता है कि सब कुछ मालूम है यार, और वो लोग हमेशा है ना पास्ट में जीते हैं, भूतकाल में। अरे ये हो गया, मेरा प्रॉब्लम ये था। अच्छा, उनको हमेशा प्रॉब्लम ही दिखाई देगा, हमेशा एक्सक्यूज ही उनको मिलेगा, हमेशा कहाँ पे भी होगा तो लेट ही आना होगा। जैसे यहाँ पे 8 बजे का ज्वाइंट हो ना, तो 8:30 बजे ज्वाइंट होंगे, 8:15 बजे ज्वाइंट होंगे, ऐसे। तो ये लेवल 1 हो गया। दूसरा लेवल के पर्सन कैसे रहते हैं, वो सुपरविजन करते हैं, वो देखते हैं यार क्या है, फिर बाद में क्या करते हैं, वो हर काम के लिए शॉर्टकट निकालते हैं। अच्छा, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी एक्सेप्ट नहीं करते, वो घबराते हैं कोई भी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए। अच्छा, उनका एक नेगेटिव सेल्फ टॉक रहता है, अरे यार मैं तो गरीब हूँ, मैं कहाँ एजुकेटेड हूँ, मेरी फैमिली तो रिच भी नहीं है, मेरा तो बैड लक है। तो उनका जो माइंड है ना, वो पुअर प्रोग्रामिंग माइंड रहता है। अभी एक लेवल रहता है लेवल 3। तीसरे लेवल का इंसान ऐसा रहता है कि उन्होंने जो पास्ट मिस्टेक की है ना, उसको सुधार के वो कुछ डिफिकल्टी को क्रॉस करेंगे और आगे आएंगे। उन लोग ऐसे ट्रेनिंग ज्वाइन करते हैं, कभी भी कोई भी ट्रेनिंग रहेगा तो उन लोग रहते ही है मोटिवेशंस के लिए। अच्छा, उन लोग है ना एक गोल बनाते हैं और गोल के ऊपर काम करते हैं, तो उनको एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने का अच्छा लगता है। अच्छा, वो भी डेलीगेशन में मानते हैं उन लोग। चौथे लेवल के वो लोग जो रहते हैं ना, वो टोटली गोल ओरिएंटेड रहते हैं, वो गोल के बिना आगे निकलते ही नहीं है। कोई भी चीज में गोल बनाते हुए वो हमेशा प्रोडक्टिव रिजल्ट करते हैं, प्रोडक्टिव कोई भी रिजल्ट। वो मैं भी क्या बोलता हूँ, अरे यार आज प्रोडक्टिव डे नहीं रहा, मीन्स मुझे इस दिन में कुछ भी प्रोडक्ट होना चाहिए, कुछ भी प्रोड्यूस होना चाहिए, ऐसा। ये चौथे प्रकार के लोग हैं ना, डिसीजन मेकर रहते हैं। अच्छा, उन लोग की अच्छी अच्छी हैबिट रहती है, उन लोग हैबिट भी फॉर्म करते हैं, अच्छी हैबिट। वो कहाँ पे भी और अपॉर्चुनिटी कोई भी मिलेगी ना, वो ग्रैब कर देंगे, वो छोड़ेंगे नहीं वो अपॉर्चुनिटी को। अच्छा, वो रिस्क टेकर रहते हैं। अच्छा, वो नई नई चैलेंजें लेते हैं, वो खुद अपने आप को एक रोल मॉडल बनाने का कोशिश करते हैं। अच्छा, उनका खुद का विजन, वो हर सिचुएशन में एडजस्ट रहते हैं और हमेशा शांत रहते हैं, वो ज्यादा एक्साइटेड और वो नहीं रहते हैं। अब ये 5 नंबर का लेवल है ना, वो क्या करते हैं कि क्रिएट आइडिया फॉर न्यू थिंग, वो एक नया आइडिया क्रिएट करेंगे खुद और उसके ऊपर काम करेंगे। वो ट्रेनिंग देते भी है और ट्रेनिंग लेते भी है और एडवांस नॉलेज भी लेते हैं। वो क्या करते हैं, पहले चौथे नंबर का जो पर्सन था ना, वो विजन बनाता है अपने लिए। इन लोग क्या करते हैं, अपना तो विजन रहता है लेकिन वो कंपनी के लिए भी विजन बनाते हैं। वो नई ब्रांचेस खोलते हैं, एक ब्रांच है तो दूसरी ब्रांच, तीसरी ब्रांच, नए नए स्टाफ को अपॉइंट करते हैं। वो एक लीडर, मोर एंड मोर लीडर क्रिएट करते हैं। वो हमेशा मोटिवेटेड रहते हैं और विन विन सिचुएशन में रहते हैं। और उनके पास है ना प्लान ए और प्लान बी होता है, भाई ये प्लान सक्सेस नहीं तो प्लान बी वर्क करेगा, ऐसा। वही लास्ट लेवल है लेवल 6। वो कैसे रहते हैं, वो ऐसी इनकम जनरेट करते हैं ना, तो जनरेशन टू जनरेशन उनके बिजनेस भी मल्टीपल बिजनेस है, एक बिजनेस में नहीं रहेंगे। अच्छा, अभी इनका विजन कैसा रहता है, पहले वाला विजन था वो कंपनी का विजन 1 साल का था। इनका विजन कैसा रहता है, 25 ईयर्स, 50 ईयर्स, 100 ईयर्स, नेक्स्ट जनरेशन तक का विजन रहता है। जैसे टाटा, बिरला, रिलायंस, उन लोग का विजन जैसे बहुत रहता है। अच्छा, उनके एक डिसीजन लेंगे ना तो पूरी दुनिया को फायदा होगा। जैसे अभी समझो इलेक्ट्रिक कार निकाल दी, पूरी दुनिया उसका बेनिफिट लेंगी। वो हर टाइम नया प्रोडक्ट को करेंगे। वो अपना ह्यूज अमाउंट डोनेशन में, मैक्सिमम अमाउंट डोनेशंस में वो करेंगे। उनका मल्टीपल इन्वेस्टमेंट रहेगा। वो यहाँ पे दुनिया में आए हैं ना, तो कुछ पर्पस के लिए आए हैं। ऐसा नहीं आया गया, सो गया और मर गया करके, वो कुछ पर्पस के लिए आए, वो पर्पस सोल्व करके ही जाएंगे। उनको तो कभी मोटिवेशंस की जरूरत ही नहीं है। तो देखो दोस्तों, ये 6 लेवल था। अभी एक लेवल से दूसरे लेवल में क्रॉस करना तो थोड़ा पेन भी है। तो जो पेन जो रहता है ना, वो टेम्पररी रहता है, लेकिन सक्सेस अपना परमानेंट रहता है। देखो, हम जब भी पैदा हुए उससे पहले अपने को चॉइस मिलती थी तो हम क्या बोलते थे, अरे यार मैं रिलायंस के यहाँ पैदा हूँ, टाटा यहाँ के, बिरला के यहाँ पैदा हूँ। तो अपन ऐसा सोचते भाई मैं उनके यहाँ पैदा हूँ।
लेकिन वो तो पॉसिबल नहीं क्योंकि अपने पास चॉइस ही नहीं थी। तो जिंदगी में कोई भी इंसान ऐसा नहीं होगा जिसको पेन महसूस नहीं किया होगा। आपने जैसे मुकद्दर का सिकंदर देखा होगा, तो उसमें गाना है कि भाई रोते हुए आते हैं सब, हंसता हुआ जो जाएगा वो मुकद्दर का सिकंदर कहलाएगा, जाने मन कहलाएगा, ऐसा एक सॉन्ग है उसमें। तो अपन तो रोते हुए आते ही है, लेकिन अपने को मुकद्दर एकदम सिकंदर बन के जाना है। तो दोस्तों इस दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं है, कोई भी असंभव। अभी समझो कि जैसे मैंने ये सब आपको बताया, इतना इतना इंश्योरेंस सेल किया, अभी मेरा टारगेट है 100 करोड़, 500 करोड़, थाउजेंड्स करोड़ के लिए। अब अभी LIC अपने को जो दे रही है 50 करोड़, 55 करोड़, 30 करोड़ लाइक, तो अभी मेरा उस दिशा में जाने का है। तो उसमें बहुत सारा वो चीज है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ कि कुछ भी संभव नहीं है। आपको जो समझो कोई भी चीज करते हैं ना, तो उसमें बहुत परेशानी होती है, बराबर ना। लेकिन एक तो पावर है कोई जबरदस्त, उसको मैं क्रॉनिक पावर बोलता हूँ, कोई बोलते हैं भगवान है, सब कुछ है। तो मैं बोल रहा हूँ कि यार मैं बहुत मेहनत करता हूँ, बहुत मेहनत करता हूँ, और फिर उस पावर को पूछता हूँ यार मैं सक्सेस क्यों नहीं हो रहा हूँ, बराबर ना। तो मैंने इतने सारे प्रेजेंटेशन दिए, इतने क्लाइंटों को मिला, तो भी मुझे क्यों नहीं। तो हम लास्ट में क्या बोलते हैं, यार भगवान मुझे दे देना, बरोबर है। वो पावर जब भी हम समझो एकदम लास्ट स्टेज पे आते हैं, तभी वो पावर अपने को पुशअप करता है। तो इफ वी आर एक्शन ओरिएंटेड, देन यू आर बिकम अ रिजल्ट ओरिएंटेड। तो अपने को एक्शन तो हर चीज में लगाना है। तो मुझसे ना पूछो कि मंजिल कहाँ है, अभी तो सफर का इरादा किया है, अपने कदम को न रुकूंगा हरगिज, या नहीं किसी और से नहीं खुद से वादा किया है। तो ये मेरा एक वो डायलॉग है कि भाई जिंदगी बनाने के लिए जिंदगी दांव पर लगानी पड़ती है। जब आपका कुछ नहीं लगता है ना, तो बड़ा काम नहीं होगा। आपको टाइम निकालना है, फैमिली को छोड़ना है, सब कुछ करके आपको वो करना है, तो दाव पे तो लगा। तो गांधी जी ने तो पूरी जिंदगी दाव पे लगा दी थी, तो उनको कुछ मिला। तो जीवन में जब तक मैं पूरा जीवन किसी को समर्पित न कर दूं ना, किसी की लाइफ बनाने में, तब तक मैं कोई भी बड़ा चीज नहीं कर पाऊंगा दोस्तों। तो रुकना नहीं है, थकना नहीं है, बस बढ़ते चले जाना है। रास्ते मंजिल कठिन तो होते हैं, तो क्या हुआ, खुद को भी तो आजमाना है, अपने को खुद को भी तो आजमाना है। तो अभी अपन जा रहे हैं समझो कि HNI सेलिंग के लिए। तो अभी HNI जो सेलिंग्स जो है, वो अपने को आप अभी समझो इतना मैंने जो सेल किया वो सारे HNI से है, अल्ट्रा HNI से, क्योंकि उन लोग ही वो करेंगे ना। तो मुझे अगर कुछ भी बड़ा सेल करना है ना, तो मुझे एडिक्वेट इंश्योरेंस HNI को देना पड़ेगा, उन लोग को देना पड़ेगा। तो उन लोग को क्यों देना है, HNI को क्यों देना है, क्योंकि आज जितनी भी नई कंपनियां आई है ना, वो सारी नई कंपनियां HNI को टारगेट कर रही है। लेकिन हम इतना नहीं कर रहे। मैं इस सब फील्ड में घूम रहा हूँ, तो मुझे आइडिया है कि बहुत बड़े जितनी भी मीन्स प्राइवेट कंपनियां, उन लोग ने बहुत सारे टारगेट किए इन लोग को। और उन लोग का अच्छा दूसरा क्या है कि अपने जो इंडिया है ना, वो एकदम इकोनॉमी अपनी पिकअप पे है, पर कैपिटा इनकम भी सब लोग की ग्रो हो रही है। तो उस हिसाब से नए नए बिजनेसमैन से वो है, उन लोग भी बढ़ रहे हैं। तो इसलिए अपने को बड़ा सेल्स करने की जरूरत है। तो अपने को किससे कांटेक्ट करें जो बड़ा सेल करने के लिए। तो जैसे बिजनेस पर्सन्स रहते हैं, तो उसमें ज्वेलर्स है, बिल्डर्स है, ट्रेडर्स है, डीलर्स है। तो आजकल डॉक्टर्स है, डॉक्टर्स भी बहुत अच्छा अच्छा मीन्स इनकम उनका क्रिएट होता है। अच्छा दूसरा आज लॉयर है, लॉयर और सॉलिसिटर्स, जो इन लोग को जो कंस्ट्रक्शन का और सब जो मीन्स जो मिल रहा है बिजनेस उन लोग को, लॉयर्स लोग को अनबिलीवेबल, बहुत जबरदस्त इनकम है। अभी मैंने 2-3 लॉयर का ही इंश्योरेंस निकाला था। चार्टर्ड अकाउंटेंट है, कंसल्टेंट जैसे लीगल कंसल्टेंट, परफॉर्मिंग आर्टिस्ट है, सीनियर एग्जीक्यूटिव इन टॉप मैनेजमेंट है, स्पोर्ट्समैन है, ये सब लोग जो है ना, वो एक अल्ट्रा HNI है। तो उनको कांटेक्ट करना पड़ेगा। तो वो कहाँ से मिलेंगे अपने को। तो एक तो मेरा एग्जिस्टिंग डेटा है। अभी समझो कि मेरा नेबर है, अभी मेरा नेबर जो था, तो उनकी पहचान का कोई बहुत बड़ा बन गया, समझो अल्ट्रा HNI हो गया, तो उसको मैं कांटेक्ट कर सकता हूँ। अच्छा येलो पेजिस में कर सकते हैं, गूगल सर्च में कर सकते हैं कि भाई बेस्ट में बेस्ट डॉक्टर कौन सा है, बेस्ट में बेस्ट एडवोकेट कौन सा है। मैंने ऐसा सर्च किया तो वो मुझे पता आ जाए, तो तुरंत ही उनका नंबर है, ईमेल ID है, सब मिल जाता है। फिर जैसे डॉक्टर लोग हैं, तो उनका एसोसिएशन रहता है, तो एसोसिएशन में तो सारी डिटेल मिल जाती है, वो जो उनको कांटेक्ट करते थे हम। तो दूसरा जैसे मैं जो बड़े प्रोफेशंस में टारगेट, जैसे अकाउंटेंट है, तो अकाउंटेंट बड़ी बड़ी कंपनी के अकाउंटेंट रहते हैं, उनको अपन कांटेक्ट करके मिल सकते हैं। कोई है ना भाई, समझो कि पहले जैसे कोरोना आया, तो पहले किसी की साड़ी की दुकान थी, फिर सडनली उसने चेंज कर दिया धंधा, और समझो कोरोना के जितने भी जो लगते थे जो चीजें, वो सबका बिजनेस स्टार्ट कर दिया। तो उसने क्या किया, बिजनेस शिफ्ट किया ओल्ड टू न्यू। तो ऐसे लोग भी बहुत सारे हैं कि जो अपना बिजनेस चेंज करके वो नए बिजनेस में बहुत सारी अर्निंग करते हैं, तो वो भी है। अच्छा दूसरा जो शेयर ब्रोकर रहते हैं, तो उनके पास लगभग 10,000
उसका पोर्टफोलियो रहता है और कंपनियों की शेयर्स का, तो ऐसे बड़े बड़े क्लाइंट उनके पास भी है, तो आपका स्टॉक ब्रोकर से कैसे रिलेशन है, क्या है वो देखना है। दूसरा कि जैसे पेरेंट्स रहते हैं, तो जो पेरेंट्स रहते हैं अपने बच्चों को एकदम कॉस्टली स्कूल में एडमिशंस दिलाते हैं, एडमिशंस देते हैं, तो वो एक है कि उनको भी अपन टारगेट कर सकते हैं। दूसरा एक है कि अगर मैं HNI को कांटेक्ट तो करता हूँ, लेकिन उनके दिमाग में क्या रहता है, तो वो नॉर्मली वो क्या बोलते हैं, भाई मुझे कोई नीड नहीं है इंश्योरेंस की, क्योंकि मुझे पास एडिक्वेट सब एसेट्स है, ठीक है। दूसरा क्या बोलते हैं कि भाई LIC जो है ना वो एकदम लॉन्ग टर्म से है, बोलता है कि दूसरा में रिटर्न्स बहुत ज्यादा है, ऐसे इनके दिमाग में रहता है और वो फील करते हैं। तो अपने पास ऐसा क्या रास्ता है, तो जैसे HNI एसेट्स रिस्क तो रहता है, राइट, लेकिन वो लिक्विडिटी में बहुत पुअर रहता है, उसका हर पैसा है ना कान का जाम रहता है, तो उसको पास लिक्विडिटी के लिए नहीं रहता है। तो अगर मैं मेरा प्रोडक्ट को समझो कि पार्क करता हूँ वहां पे, तो एक लिक्विडिटी कैश के लिए करता हूँ, राइट। दूसरा एक पॉइंट है कि जैसे मैं उनका जैसे इनकम रिप्लेसमेंट, आज समझो कि भी कोई भी HNI रहेगा, उनके पास बहुत सारी एसेट रहेगी रहती, लेकिन जो ब्रेड अर्नर है अगर सडनली डेथ होता है, ये कुछ हो जाता है ना, तो इनको तुरंत ही वो एसेट्स रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि वो सेल करनी ही होती है इमीडिएट, क्योंकि वापस मैं बोल रहा हूँ कि लिक्विडिटी में वो पुअर रहते हैं, तो उनको लिक्विडिटी चाहिए इमीडिएट। तो वो लिक्विडिटी के लिए मैं लाइफ इंश्योरेंस प्रोडक्ट को समझो कि समझाता हूँ कि भाई ये किस वे से काम आएगा। दूसरा क्या होता है, तीसरा एक चीज है कि वेल्थ ट्रांसफर। नॉर्मली क्या होता है कि जब भी HNI एक्सपायर हो जाता है, वो हो जाता है, तो जो एसेट्स उनकी है कि जैसे शेयर्स है, बैंक FDs है, एसेट्स, वो ट्रांसफर नॉमिनी को करना, किसमें नॉमिनी रखा है नहीं रखा है, अच्छा वो ट्रांसफर में टैक्सेस रहता है। दूसरा क्या है कि इमीडिएट अगर डिसीजन लेते हैं तो उनकी जो पर्टिकुलर जो एसेट्स रहती है उसकी वैल्यू लूज हो जाती है, ये सारी चीजें होती है। तो इसके लिए मैं ये वेल्थ ट्रांसफर के कॉन्सेप्ट में भी HNI को बताता हूँ। दूसरा क्या है कि हेजिंग अगेंस्ट द फ्यूचर्स। अगर समझे कि आज मेरी 100 करोड़ की कंपनी है, राइट, अगर वो 100 करोड़ की कंपनी, तो इसको मैं बोलता हूँ बिजनेस कंटिन्यूटी प्लान। तो 100 करोड़ की कंपनी है, अगर मेरी 100 करोड़ की कंपनी में जो पर्सन मेकिंग की पर्सन है वही नहीं रहा, तो इमीडिएट मेरे जो मेन पर्सन रहेंगे, मार्केटिंग मैनेजर्स है, अकाउंटेंट्स है, वो है, उन लोग पहले निकल जाएंगे, राइट। लेकिन अगर मेरा 100 करोड़ सामने इंश्योरेंस रहता है, तो वो लिक्विडिटी मेरे पास आती है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, तो उनको कंटिन्यूटी, उनको खुद को ही रहता है कि भाई हाँ अपनी कंपनी में पैसा आने वाला है, तो छोड़ के नहीं जाते कभी भी कैसा। तो लाइफ इंश्योरेंस इज एन एक एसेट्स की तरह मैं उसको सेल करता हूँ। अभी ये सेल करने के लिए कैसा है कि समझो कि HNI को, अभी आज समझो कि चलो भाई आपके सामने एक ब्यूटीफुल गर्ल्स आ गई और आपको प्रपोज करना है, तो आप कैसा जाओगे उसके सामने, उसको भी तो अच्छा लगना चाहिए ना, मिस अपना बोलने का तरीका, अपना ड्रेसिंग सेंस, अपना जो भी है वो, तो आप कोशिश करोगे यार इसको मैं प्रपोज करना है तो मैं किस वे से करूँ, तो उस वे से अपने क्लाइंट के पास जाना है एक्चुअली। तो उसके बहुत सारे वो है, अभी तो अपना टाइम बहुत कम है, तो अगर समझो कि मुझे सक्सेसफुल पर्सन्स बनना है, तो मुझे बिहेव लाइक सक्सेसफुल पर्सन्स, एक्ट लाइक सक्सेसफुल पर्सन्स, ड्रेस लाइक सक्सेसफुल पर्सन्स, बिकॉज गोल्ड इज ऑलवेज सोल्ड इन शोरूम, वो फुटपाथ पे तो मिलता नहीं है। तो पीपल बाय पीपल, नॉट द प्रोडक्ट्स। बहुत बहुत बढ़िया शैलेश भाई, बहुत ही अच्छा सेशन चल रहा है आपका और जबरदस्त आप दिल से बोलते हो, क्योंकि मुझे तो आपसे मिलने का और आपके साथ बैठने का और आपकी बातें सुनने का बहुत सौभाग्य मिला है। तो मुझे लगा कि ये हमारा एक छोटा सा FPRT परिवार है और उसको भी शैलेश भाई मैं सिर्फ इतना सा जानना चाहता हूँ आपसे, और मैं क्योंकि मैं FPRT को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, तो मैं उसके बेसिस पे ही बात करता हूँ। जैसे आप मतलब इतने बड़े अमाउंट्स की, जैसे 40 लाख पे महीने की पॉलिसी करते हैं या 25 लाख रुपए महीने की पॉलिसी करते हैं, तो क्लाइंट जो आपको मिलते हैं ना, वो बेसिकली, क्योंकि यहाँ पे 25 लाख रुपए साल का करने में लोगों को तकलीफ आती है और आप एक पॉलिसी के 1 महीने के अंदर लेके आते हैं तकलीफ। तो शैलेश भाई ऐसी क्या डिस्कशन होती है जिसमें कि उनको मतलब उनको लगे कि आप एक मिनट में कन्विंस करते हैं, और अपने ये क्लाइंट्स आपको मतलब आप ढूंढते कहाँ से, मिलते कैसे?
पहली बात, पहला क्वेश्चन आपका ये था कि भाई आप कैसे वो सेल करते हो इस चीज को, राइट ना? अभी मैं आपको एक क्वेश्चन करता हूँ, आपके पास कितनी फिक्स डिपॉजिट होगी? एफडी कितने की होगी? होगी 10-20-25 लाख रुपए की होगी। चलो ना, अपन 20 लाख पकड़, चलो 20 लाख की एफडी है, बरोबर है। अभी अतुल जी, आपके पास ये 20 लाख की एफडी है, अभी ये एफडी ऐसा रोल करेगी 10 साल में डबल कर देगी, बरोबर है? तो 10 साल में आपके 40 लाख हो जाएंगे, ठीक है ना? लेकिन ये 40 लाख हो जाएंगे, लेकिन वो 40 लाख टैक्सेबल हो जाएंगे, 20 लाख के ऊपर टैक्स लग जाएगा। अभी मैं आपको क्या बोल रहा हूँ, आप मुझे वो 20 लाख में से खाली 2 लाख दे दीजिए, 18 लाख ऐसे ही एफडी रखिए, ठीक है? अभी मैं आपके पास से 2 लाख रुपया ले रहा हूँ, ठीक है? अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, अब आपने मुझे 2 लाख दे दिया ना, अभी आपका डे 1 से स्टार्ट 20 लाख रुपया, वो 18 लाख तो पड़ा ही है। अभी 2 लाख आपने मैंने दे दिया, तो मैंने क्या किया, 20 लाख का इंश्योरेंस ले लिया, शॉर्ट में कहने का मतलब। तो आपका डे 1 से 20 लाख चालू हो गया, जो एफडी है वही क्रिएट हो गई। अभी क्या करूंगा, अगले साल और 2 लाख में ले लूंगा, अभी आपके पास 16 लाख हो जाएगा। मुझे 20 लाख इकट्ठा नहीं चाहिए, है ना? मैं तो आपसे 2-2 लाख रुपया मांग रहा हूँ। तो आप पूरी एफडी को नहीं तोड़ाओ, जो एफडी पड़ा है उसमें से 2 लाख दो, फिर अगले साल और 2 लाख दे दो, है ना? तो मैं 2-2 लाख करके 10 साल तक आपकी एफडी ले ली, बरोबर है? अच्छा, अभी अतुल जी, मैंने आपको बोला कि आपका एलआईसी का जो कमीशन आ रहा है ना 10 लाख, उसमें से मुझे 2 लाख लो, ऐसा बोला? नहीं बताया आपको। मैंने ऐसा बोला कि भाई आपका वो जो डिविडेंड है, रेंट है, वो मुझे दे दो, ऐसा बताया? नहीं बताया। मैंने क्या बताया कि आपकी जो एफडी ऐसे ही पड़ी है, उसमें से मुझे 2 लाख दो, और मैं डे 1 से 20 लाख का एफडी तैयार कर रहा हूँ। और जब भी वो मेरी एफडी मैच्योर होकर आ जाएगी ना, वो टोटली टैक्स फ्री आ जाएगी आपको, और उसमें तो आपको टैक्स लगना है। दूसरा क्या कि आपकी 40 लाख की भी एफडी हो गई, चलो भाई आपने एफडी रखा है, 40 लाख हो गया, फिर वो 40 लाख आपको वापस करोगे, 80 लाख हो गया, 80 लाख का 1 करोड़ 60 लाख हो गया। लेकिन वो 1 करोड़ 60 लाख आपके हाथ में नहीं आएंगे ना, उसके ऊपर तो 30% लगना ही है, गवर्नमेंट को देना ही है। तो मैं क्या चाहता हूँ, आप अपने पैसे को ऐसे कन्वर्ट करो कि आपका ग्रोथ जैसे जैसे होवे ना, आपकी कैपिटल टैक्स फ्री बनती जाएगी। मैं ऐसा बोल रहा हूँ कि जो अभी आप स्टेप लोगे ना, कि अगर टैक्सेबल में स्टेप लोगे तो आपका डे बाय डे टैक्सेबल 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 बढ़ता जाएगा। अभी आप स्टेप लोगे टैक्स फ्री का, तो डे बाय आपका टैक्स फ्री बढ़ता जाएगा। तो आप किस में इंटरेस्ट करोगे? कल आपको समझो कि 100 करोड़ हो गए आपके पास, और वो टैक्सेबल हो गए, बरोबर है? तो 30 करोड़ गवर्नमेंट ले लेगी, तो आपको चलेगा 30 करोड़। अभी मैं क्या बोल रहा हूँ, आपका मैं ऐसे कर करके 100 करोड़ क्रिएट करूंगा, तो 100 करोड़ आपका, 30 करोड़ गवर्नमेंट को अपन नहीं देंगे, तो आपको 30 करोड़ पे करना है, 30 करोड़ नहीं पे करना है। तो फिर क्लाइंट तैयार हो जाता है, यार आपके ये तो बेस्ट सुपर प्लान है, बरोबर ना? तो ऐसा करके काम करता हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। शैलेश भाई, मैं 2 क्वेश्चंस के लिए ना अपने अपने जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनमें से 2 लोगों को ले पाऊंगा, क्योंकि हमारे पास समय की सीमा रहती है। चेतन जी कुछ बोलना चाहते हैं? प्रधान सर, हाँ, राजेश चेतन जी को मैं मुझे आए हुए हैं सर आज। मैं तो शुरू से जुड़ा हूँ सर, लेकिन मैं बाद में बोलूंगा, थैंक्स करूंगा सर का। हाँ जी, अभी क्वेश्चन ले लीजिए। हाँ जी, 2 क्वेश्चन चाहिए। कोई डिजिटल हैंड रेज करना चाहता है जो शैलेश भाई से कुछ पूछना चाहते हैं? पूछना चाहता हो वो अपने आप को अनम्यूट करके पूछ सकता है। अनम्यूट पे करके पूछ सकते हैं। नमस्कार। हाँ सर, मैं एक मिनट, राजा मैडम, अभी राजा नाम से जो है ना, अभी आपको दोबारा, अभी पहले एसके नायक साहब बोल लें, फिर ये जो अपना नाम नहीं लिखते ना, मैंने सबका नाम राजा कर दिया। ये बड़े बड़े राजा है ना, ये नाम भी नहीं लिख सकते अपना। राजा 1, राजा 2, राजा 8 तक मैंने कर दिए सबके नाम। चलो, कितने बार रिक्वेस्ट की है कि अपना नाम लिखो प्लीज। ठीक है, अभी आपको मैडम, अभी आपको मौका देंगे। पहले एक बार एसके नायक साहब, हाँ आप 1 मिनट वेट कर लीजिए प्लीज। एसके नायक साहब जल्दी से ना क्वेश्चन कीजिए प्लीज। जी सर, जय जगन्नाथ। धन्यवाद सर, हम लोगों का सौभाग्य कि आप जिस व्यक्तित्व से मिल पा रहे हैं, और उसके लिए पीएटी के सारे ग्रुप को धन्यवाद। मैं एक छोटी सी बात कर रहा था कि सर आप इतने बड़े बड़े पॉलिसीज करते हैं, तो अभी जो इशू हुआ 5 लाख के ऊपर जो प्रीमियम है। हेलो, हाँ जी, बोलिए नायक साहब। हाँ, एक मिनट, आप अनम्यूट है। अनम्यूट करो नायक साहब, अपने अनम्यूट कर लीजिए। जी सर, मैं कह रहा हूँ सर, मेरा ये क्वेश्चन है कि जैसे अभी नया रूल एलआईसी का है कि 5 लाख के ऊपर जो भी प्रीमियम देंगे तो उनकी मैच्योरिटी टैक्सेबल हो जाएगा। सर आप इतने बड़े बड़े पॉलिसीज करते हैं, तो अभी इस चीज को हम कैसे निकाल सकते हैं? मतलब कैसे क्लाइंट के पास जाके बता सकते हैं कि क्या बेनिफिट उनका कर सकते हैं और हमारा जो भी बेनिफिट हो सकता है? अच्छा, अभी आपका ही एग्जाम्पल ले लेते हैं, चलो, है ना? जी सर। आप अभी 10 करोड़ रुपया कमा रहे हैं,
जी अब सर। ऐसा सोच लिए कि आप 10 करोड़ रुपया कमा रहे हैं, बरोबर है। जी सर। अच्छा, अभी समझो कि आप ही प्लान कर रहे हैं कुछ, ठीक है ना यार, 5 अभी आपको 5 लाख कुछ लगेगा क्या ऐसा दिमाग से? आप 10 करोड़ की इनकम है साले, नहीं आपको 5 लाख नहीं कुछ लगेगा, लगेगा माइंड में? कुछ भी नहीं नहीं लगेगा, लगेगा, नहीं लगेगा, नहीं बरोबर। लगेगा। अच्छा, अभी आपके 10 करोड़ आ गए, अभी आप कहाँ पे तो इन्वेस्ट करोगे ना, गोल्ड में जी करोगे, म्यूचुअल फंड्स में करोगे, तो वहां पे टैक्स फ्री है, नहीं सर, टैक्स फ्री नहीं है। बरोबर ना। तो अगर जी समझो कि मैं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर रहा हूँ, गोल्ड में कर रहा हूँ, प्रॉपर्टी में कर रहा हूँ, और समझो कि मैं ये LIC में कर रहा हूँ जहाँ पे टैक्सेबल है, ठीक है, जी अभी ये जी। दोनों का बेनिफिट किस में ज्यादा है? LIC में। हाँ, बरोबर ना। अभी आप कन्विंस हो गए LIC में ज्यादा बेनिफिट है, सामने जी वाले सर। को 101% कन्विंस करेंगे कि जी LIC में सर। बेनिफिट ज्यादा है, क्योंकि जी सर। कोई भी सामने आ जाए, समझो कि आज प्रॉपर्टी भी लेनी है ना, तो अगर समझो आपकी 10 करोड़ की इनकम है ना, तो आप 50 करोड़ की प्रॉपर्टी लोगे लोन वोन लेके, या तो 25 करोड़ की लोगे, बरोबर ना। तो मुझे कहाँ जी सर। 25 करोड़ चाहिए, मुझे तो 50 लाख ही चाहिए, या तो 1 करोड़ प्रीमियम चाहिए, 2 करोड़ चाहिए, मुझे तो 25 करोड़ नहीं चाहिए ना, अपने को तो 1 जी करोड़ ही प्रीमियम चाहिए, ज्यादा कहाँ चाहिए। जी सर। आप समझे मेरा कहने वाला? तो अभी वो जी 1 सर। करोड़ ही प्रीमियम डाल देगा ना, तो उसको कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसकी इनकम तो रेगुलर है ही। तो जी अपने सर। दिमाग से वो निकाल देना कि ये 5 लाख आया है ना, तो अपने को डिस्टर्ब करेगा, कुछ डिस्टर्ब नहीं करना है। मैं तो अभी समझो कि इनको, अतुल जी को भी मालूम है, मैंने मिस वो कनेक्ट कर भी दिया मैंने, कि जो जी सर। यहाँ से नहीं हो रहा है इंश्योरेंस 100 करोड़ से ज्यादा, तो आगे कौन सी कंपनी कर रही है जो 500 जी करोड़ 1000 करोड़ का इंश्योरेंस करे, उनके साथ कॉन्टेक्ट जी कर लिया। जी सर। आप समझे? तो अपना वो जो मैंने जो अभी तक का जो डिस्कशन हुआ ना, वो थॉट के ऊपर मैंने ज्यादा वजन किया था, ज्यादा जोर दिया था, है ना। जी तो सर। जो मैं रिपीटेड रिपीटेड जो थॉट करूंगा ना, वो मेरा बिलीफ बन जाएगा। अगर मैं बार बार 5 लाख के लिए सोचूंगा ना, तो मेरी बिलीफ बन जाएगी, अरे यार अभी तो, अरे भाई आज तक आपने कितना 5 लाख से ज्यादा पॉलिसी बेच दी बताओ ना। नायक साहब ने समझो कि चलो भाई 1-1 करोड़ की 100 पॉलिसी बेच दी, तो मैं मानता हूँ यार नायक साहब को तो अभी 5 लाख का प्रॉब्लम हो जाएगा प्रीमियम का, क्योंकि अभी तो उनके पास तो सब बड़े कस्टमर है, अभी वो जी छोटे कस्टमर कैसे ढूंढेंगे? तो आपने ऐसा बेचा 10 पॉलिसी 1-1 करोड़ की प्रीमियम की, या तो 20 पॉलिसी नहीं बेची, बरोबर ना, जी। ये बेची सर आपने, 1-2 पॉलिसी बेची है मैंने, एक 13 लाख की बरोबर, एक प्रीमियम दो में। पॉलिसी, तो 1-2 पॉलिसी में कोई दिक्कत ही नहीं है ना। अपना तो हाँ साला जी। 130-140 करोड़ का पॉपुलेशन है, खाली 2 ही पॉलिसी बेची। LIC है ना, जो कमीशन है ना, 2,20,000 करोड़ का कमीशन एजेंट को दे रही है, बरोबर है। अभी आप टोटल लगाओ कि आपके अकाउंट में कितना परसेंट कमीशन आया, जो 2,20,000 करोड़ जो कमीशन दे चुका रही है ना, उसमें आपकी जेब में, आपके अकाउंट में कितना कमीशन आ रहा है, वो परसेंटेज तो निकालिए। मैं तो जी 0,0,0 के पीछे कमीशन में हूँ, हाँ जी। बराबर है। तो अपने को जी तो वो हासिल करना है यार, 2 लाख करोड़ कमीशन जा रहा है, अपने को साला 1% भी आ जाए तो, आप जी समझो सर। कहने का मतलब, अपने को वो लेवल पे थिंकिंग करना है, वो थॉट करना है। जी सर। तो 5 लाख में थोड़ी पड़े रहना है, वो तो ठीक है ऐसे सर। तो बहुत कुछ आएंगे। अपने को कोई रूल्स अपने को नहीं, मुझे तो कोई आग नहीं, कोई पानी नहीं, कोई हवा नहीं, कोई 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 रोक नहीं सकता है, मिस समझो हो गया, जी अनस्टॉपेबल ऐसा। अपने को अनस्टॉपेबल बनना है, जी सर। क्योंकि मैंने जैसे बताया ना कि ये अपना जीवन जो मिला है ना, मनुष्य जी का सर। अवतार, जैसे बताया ना आपको कि भाई अपन क्या पावरफुल पर्सन है, जी वो सर। अपन कहाँ पे भी अपना एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं एक्चुअली। जी सर। सर सबसे पहले थैंक यू बोलूँगा, खाली पैसे की बात नहीं, पॉलिसी की बात नहीं, आप इतने अच्छे इंसान हैं ना, जीवन की हर वो कड़ी को आपने पकड़ रखा है। आपने भगवत गीता की बात की, आपने तेंदुलकर की बात किया है और हमारा जीवन धन्य हो गया आप जैसे व्यक्तित्व से मिला और उसके लिए चेतन आपके सर जैसा ही और हूँ अतुल भाई उन मैं। सभी का धन्यवाद। नहीं रियली सर थैंक थैंक यू, जय यू। जगन्नाथ एकांश, सर। आप सब एकांशी में मैडम के अपने लोगों आप में को से ही मैं अनम्यूट एक करके हूँ। अपना क्वेश्चन करें। यस सर, मैं मीनाक्षी हूँ कोलकाता से। हम्म, तो मैं शैलेश सर से JCRT में मिले थे। तो सर इतने बारीकी से आपने जो क्वेश्चन किया, तो सर जिस तरह से आपको वो समझाए, इस तरह का हम लोगों का कैसे नॉलेज आए, इस विषय में सर से थोड़ा आलोकपात करें। राइट। तो नॉलेज तो अभी लेने के लिए जैसे अंगुली के जैसा है ना, टाक गूगल बाबा को दबाए, आपको कौन सा नॉलेज चाहिए, फटाक करके आ जाएगा नॉलेज, है ना। लेकिन वो नॉलेज लेने के बाद अपने अंदर अपनी जहान में डालना ना, वो बहुत जरूरी है ना। नॉलेज तो बहुत सारे लोग ले रहे हैं ना, बहुत सारी चैनल्स है, ये है, लेकिन उसको मैं इम्प्लीमेंट कैसे करता हूँ ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरी इम्प्लीमेंट कैसे होती है वो नॉलेज के ऊपर, आप जितना परसेंट करेंगे आप ऑटोमेटिक खुल जाएंगे बाहर, है ना। पहले आपने को इतना याद रखना कि भाई मैं, मेरा ये हुलिया है, मैं इस वे से
अगर किसी के पास जाऊँ तो उसको अच्छा लगूंगा मैं कि नहीं लगूंगा, तो बोलता है अरे यार फिर तो मुझे चेंज करना होगा। तो मैं किस वे से चेंज करूंगा? बाय फिजिकली चेंज करूंगा, बाय नॉलेज से चेंज करूंगा, बाय मेरे एटीट्यूड से चेंज करूंगा। अभी अगर नेक्स्ट टाइम बोलेंगे तो हम एटीट्यूड के ऊपर 1 घंटा बात करेंगे, डिफरेंट टाइप ऑफ एटीट्यूड्स के लिए है। तो मैं कौन से एटीट्यूड से करूंगा ना, तो वो आएगा ना। नॉलेज क्या है कि समझो कि जैसे आपने नॉलेज ले लिया, फिर अप्लाई किया तो आपका स्किल बन गया, और उसको बार बार वो स्किल को अप्लाई किया तो आप एटीट्यूड में आ गए ना। तो आपको वो जानना है। অনেক बहुत बहुत धन्यवाद शैलेश सर और एफसीआईटी का सकल सर लोग को भी धन्यवाद जो शैलेश सर को हमारे बीच में लेके आए, उनको सुनने को मिला। बहुत बहुत धन्यवाद सबको। थैंक यू सो मच, थैंक यू। लास्ट क्वेश्चन हम लेंगे ललित नारंग जी से, उसके बाद मैं फिर प्रधान सर को वोट ऑफ थैंक्स के लिए आमंत्रित करूंगा। थैंक यू सो मच अतुल जी और शैलेश जी, इट रियली इज अ प्रिविलेज स्पीकिंग लिसनिंग टू यू अगेन। शैलेश जी, अभी थोड़े टाइम पहले एक इंसिडेंस हुआ था, तब मैंने आपको बहुत याद किया था, और शायद उस समय अगर आप होते तो वो डील क्लोज हो जाती। और मेरा क्लास फ्रेंड ही है ये, ही इज एन IIT IIM टॉपर, 3.5 करोड़ रुपए का उसका पैकेज है। तो मतलब जब वो टैक्स फ्री वाली चीज थी तो उसमें वो थोड़ा सा इंटरेस्टेड हुआ था, बट फाइनली उसने पॉलिसी ली नहीं। उसने मुझे फाइनली यही बोला कि मैं सिंगल डिजिट रिटर्न में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, पहली चीज, और दूसरा इतना लॉन्ग टर्म कमिटमेंट में मैं नहीं कर सकता हूँ। तो उसको कहीं वैल्यू नजर नहीं आई, अदरवाइज वो रेडी था 20-25-30 लाख रुपए की पॉलिसी लेने के लिए, बट मैं उसको नहीं कन्विंस कर पाया, सिर्फ ये 2 अभी कर चीजों की लेंगे वजह ना, से। अभी कर लेंगे। अरे जाएगा, आपके यहाँ पे आना चाहिए, आपके यहाँ ये खोपड़ी में है ना, घुसना चाहिए कि साला वो भले उसने ना किया, लेकिन अभी ये महीने में तो वो मेरा है ही। तो उसने अगले 10 महीने करोड़ में रुपए मेरा की है। 10 करोड़ रुपए की उसने टर्म इंश्योरेंस पॉलिसी ली है, बट अच्छा। अभी भी वो ले सकता है अगर उसको कन्विंस किया जाए। मगर उसने उसका क्लियर वो था कि मैं सिंगल डिजिट रिटर्न में इंटरेस्टेड नहीं हूँ, और लॉन्ग टर्म का सिंगल डिजिट रिटर्न में इंटरेस्टेड नहीं हूँ मैं। अच्छा, रिटर्न्स के लिए वो मना कर दिया। रिटर्न के लिए भी और लॉन्ग टर्म कमिटमेंट, ये 2 चीजों में मुझे, वो तो उसने ROI वगैरह सारी निकाल ली थी, तो फिर फाइनली उस चीज पे मतलब वो कन्विंस नहीं हुआ। तो आप बताइए ना भैया, मिस समझो ऐसी बात अच्छी होती है, आपके दोस्त है तो अच्छी बात होती होगी ना। तो बताइए ना, कभी अपन एक नोट पेन बुक लेके बैठते हैं, आपको किसमें कितना कितना रिटर्न्स मिलता है, जरा मुझे लिख कर दे दीजिए, उनके हाथ से ही लिखवाइए। एक्सेल आप तो करते होगे ना, एक्सेल तो जमता ही है। हाँ, तो आप एक्सेल पे बैठ जाइए, उनको बोलिए आपको किसमें कितना कितना रिटर्न्स मिल रहा है। सोना लिया, गोल्ड लिया, कौन सी साल में लिया, साल लिखिए, बराबर है। गोल्ड जो रेट में लिया वो लिखिए। तो जैसे 1 अप्रैल 2013 में गोल्ड लिया, तो 1 अप्रैल 2013 टू 31 मार्च 2014 गोल्ड का रेट क्या था लिखा। फिर दूसरे साल आ जाइए, तीसरे साल आ जाइए, 10 साल तक बनाइए आप। वो 5 साल है ना, गोल्ड का रेट हिला ही नहीं। अभी वो 5 साल का रिटर्न किधर गया? तो उसको एवरेज है ना 2% आ जाएगा। तो LIC 4% दे रही है तो क्या बुरा है? LIC 4% दे रही है तो क्या बुरा है? सिंगल डिजिट में है ना, बिकॉज अदर सोर्सेज से वही मैं बताता हूँ कि अगर समझो कि वो, अगर समझो कि किसमें भी, कोई भी इक्विटी में बोले, FD में बोले, कहाँ पे भी बोले, वो नोट और पेन लेके बैठिए, बरोबर है, नोटबुक और पेन लो भाई। आपने जहां जहां पे इन्वेस्टमेंट किया ना, पूरा लिस्ट दे देते हैं। आपका 3 करोड़ का पैकेज है, तो आपने तो बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट किया होगा, और आपको तो बहुत सी चीज मालूम भी होगी ना। तो चलो अपन एक पेन और पेपर लेके बैठते हैं, आपने कहाँ कहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया, उसका रिटर्न आज ही निकाल देते हैं। मैं चैलेंज के साथ बोलता हूँ, कोई भी रिटर्न है ना 2% से ज्यादा नहीं आएगा। आप प्रैक्टिस तो कीजिए, आप वर्क तो कीजिए। अच्छा, वो मैं समझ गया था, बेसिकली ही वाज कमिंग फ्रॉम द स्पेस ऑफ म्यूचुअल फंड और इक्विटी इन्वेस्टमेंट्स वगैरह, तो वहां पर तो म्यूचुअल फंड का बाप है ना। मैंने बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज जो है ना, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, वहां पे लेक्चर दिया था इसका रिटर्न्स का, और वहां से 5 से 6 बंदों का इंश्योरेंस लेके आया था स्टॉक एक्सचेंज से। म्यूचुअल फंड के काफी इंश्योरेंस मेरे वाले डिस्ट्रीब्यूटर्स है, वो अपने पास है पॉलिसी उनका, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे मैं यही बोलता हूँ, यहाँ पे इसमें ऐसा घुसा डालो ना अपने सामने, साला कोई भी आवे ना उसको अपन बीट करेंगे, खत्म, स्टोरी खत्म पूरा सामने वाले का। उस लेवल पे अभी पहुंचना बाकी है। नहीं, पहुंच गए, अरे यहाँ पे बैठ गए, पहुंच गए। यहाँ पे जो भी इंसान बैठा है ना, ये अब क्या बोलते हैं, जो भी आर्ट जो बोलते हैं, जो आपने ग्रुप बनाया यहाँ पे बैठे, तो हाँ, तो उसमें वो पहुंचा हुआ है इंसान। ये क्या है, सेलिंग एक तराजू की तरह है, जो तराजू आता है ना उसकी तरह, बरोबर। अभी एक तराजू में क्लाइंट बैठा है और दूसरे तराजू में आप बैठे हैं, उसका पल्ला हैवी होने ही दो, अपना ही पल्ला भारी होना चाहिए, तो वो सुनेगा, नहीं तो वो सुनेगा ही नहीं। अपना पल्ला ढीला हुआ ना तो वो अपने पे चढ़ जाएगा ना, अपने को क्या है ना। अभी अभी किसका पल्ला हैवी है? मेरा पल्ला है, सब लोग सुन रहे हैं ना, क्योंकि कुछ अच्छा, कुछ नया, कुछ सुन रहे हैं।
तो मेरा हैवी हो गया, इसलिए तुम सुन रहे हो। लेकिन अभी मैं धीरे धीरे बोल रहा था, अरे ऐसा हो गया, ये तो ऐसा हो गया। अभी तुम लोग को नींद आती थी, अभी थोड़ा हो तो हर चीज में। वेरी गुड, बहुत बहुत धन्यवाद। ललित जी, पहले हमें कन्विंस होना होगा कि हम क्या प्रोटेक्ट कर रहे हैं। पहले हम कन्विंस होंगे तो हम आगे कुछ कर पाएंगे। अब मैं हमारे एफपीआरटी के प्रेसिडेंट श्री राजेश चेतन जी को आमंत्रित करता हूँ वोट ऑफ थैंक्स के लिए। ओवर टू राजेश चेतन सर। अतुल भैया बहुत धन्यवाद, निशब्द हूं मैं तो। मैं आज शैलेश जोशी साहब को सुनने के बाद, मेरा इनसे परिचय नहीं है, और सबसे पहले थैंक्स तो मैं अतुल जैन का करूंगा, जिनकी कृपा से, जिनकी वजह से आज इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश जोशी को सुन पाया। मुझे लगा कि अगर इस आदमी को कुछ और साल पहले सुन लिया होता तो जिंदगी कुछ और हो जाती। क्या कॉन्फिडेंस है साहब आपके लाइफ के संडे बिल्कुल बना देंगे, अभी बना देंगे। एज इज नॉट नंबर। आप सर टाई कोट वाले बाबा हो, संत हो। आपके भीतर जो पवित्रता है उसका कोई शब्द मेरे पास नहीं, मेरे जो सूझ रहा, मैं क्या बोलूं। अतुल जी ने बोला सूट पहन लेना, इसलिए पहन लिया। और बस एक कृपा करना, एफपीआरटी एक छोटा सा प्लेटफॉर्म है दिल्ली में। हम ये चाहेंगे कि आज आपको डिजिटली हम लोगों ने सुना है, हम फिजिकली आपको चाहेंगे कि आप दिल्ली पधारें और हमारे बीच में ये जो बातें आज आपने रखी है, ये हमारा जो इंश्योरेंस एडवाइजर है इसका भला हो, क्योंकि आप तो 6th कैटेगरी में आते हैं। आप कुछ सोचते हैं तो सबका भला होगा, सृष्टि का भला होगा, तो ऐसी कुछ परिकल्पना करते हैं। मैं धन्यवाद करता हूं आप सब, आपका दिल से। मित्रों, जितने भी लोग जुड़े हैं उनको मैं सूचित करना चाहता हूं कि कल एफपीआरटी की टीम बिमटेक, बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट, हमारी वहां डायरेक्टर सर से, हरिवंश चतुर्वेदी जी से लंबी मीटिंग हुई है, मनोज पांडे सर से मीटिंग हुई है, प्रतीक प्रियदर्शी जी और चटोराज सर से मीटिंग हुई है, डीन सर से। और 10 जून को हम एक बड़ा सेमिनार बिमटेक के साथ मिलकर ग्रेटर नोएडा में परी चौक के पास करने जा रहे हैं। ये फुल डे सेमिनार होगा, आप सब लोग उसमें सादर आमंत्रित हैं। ऐसे ही 3 दिन का रेजिडेंशियल कोर्स जो हमने लास्ट ईयर किया था वो भी हम रिपीट करने वाले हैं। और इसके अलावा एफपीआरटी और बिमटेक मिलकर कुछ और भी आगे की योजनाएं हम बनाने वाले हैं। बिमटेक एक ऐसा इंस्टीट्यूट है जो इंश्योरेंस इंडस्ट्री में बड़ा काम कर रहा है। आज जनरल इंश्योरेंस और लाइफ इंश्योरेंस में जो बड़े कंपनीज में सीईओ मिलेंगे आपको और बड़े ऑफिसर्स मिलेंगे, वो आपको बिमटेक के अलमुनाई ही मिलेंगे। मेरे घर में भी 2 बिमटेक के स्टूडेंट हैं, दोनों मेरे बेटे राघव और केशव। तो मैं चाहूंगा कि आप 10 जून के सेमिनार में जुड़ें। और ये भी चाहूंगा कि जो रेजिडेंशियल कोर्स हम लोग कर रहे हैं, जिसकी डेट मैं बाद में अनाउंस करूंगा, उसमें भी आप सब लोग आएं। एक बार चैट बॉक्स में अगर आप लिखेंगे कि हम आ रहे हैं तो मुझे अच्छा लगेगा। कौन कौन लोग आ रहे हैं इसमें हम चाहेंगे, बड़े बड़े स्पीकर लाने का प्रयास है कि उसमें आए। और मैं ये भी कहूंगा कि एक बार राजेश राठौर 10 सेकंड के लिए सबको ओपन करो, आज का सेशन कैसा लगा। एक बार आप सब लोग अपना माइक खोलकर जो बोलना चाहते हैं बोलिए, मैं सबको सुनना चाहता हूँ। राजेश भैया मेरे लाइव नमस्कार। बहुत बढ़िया सर जी, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया सेशन था। डेफिनेटली जोशी बहुत बहुत धन्यवाद। आपको हमने जेडसीआरटी में सुना था, इतने बड़े आपके साथ जुड़े हुए हैं। स्पीकर को हम लोग सुन पाए। थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत ही शानदार सेशन सर, ऐसे ही मिलता रहे सर। बहुत बढ़िया सेशन रहा सर। सुनील डैंग सर, आप आगे का जो कार्यवाही है प्लीज। बहुत बहुत धन्यवाद शैलेश भाई, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज का सेशन बहुत ही बेहतरीन सेशन था और सब लोगों ने बहुत चैट बॉक्स पूरा भर दिया है। आज हमारी कैपेसिटी 97 लोग थे, 98 लोग जुड़े हुए थे और लास्ट तक जुड़े रहे।
99 लोग थे। 99 लोग थे। आपका सबका बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने का, और ऐसे ही एफपीआरटी साथ जुड़े रहें और अपने अपने वैल्यू बढ़ाते रहें। और जैसे अतुल भाई ने बोला है, उस सेशन के लिए अपना अपना जिसका हाँ है दे दें, ताकि हम वहां भी, हमारी कैपेसिटी सिर्फ 200 लोगों की है, जो लोग आना चाहते हैं वहां आए। जो मेंबर्स हैं उनके लिए फ्री रहेगा, और जो नॉन मेंबर हैं उनकी फीस जल्द अनाउंस कर दी जाएगी। और ये जो सर्टिफिकेशन का वहां से सर्टिफिकेट मिलेगा ना पार्टिसिपेशन का, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और इस बार स्टडी मटेरियल भी हम लोग दे रहे हैं आप लोगों के लिए। तो जो जो जुड़ना चाहते हैं चैट बॉक्स में अपना डाल दें, या जो जिस भी ग्रुप में है उसमें मैसेज डाल दें, ताकि हम इसकी तैयारी कर लें। टाइम थोड़ा ही रह गया है। थैंक यू दोस्तों आज के सेशन के लिए। एक बार सभी एफपीआरटी की पूरी टीम को बहुत बहुत धन्यवाद, और सलेश भाई को धन्यवाद। अब मैं राजेश राठौर जी